बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैंने CSS के डायनेमिक्स, CSS के प्रिपरेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको प्रिपरेशन के जो टेक्निक्स थे, टिप्स थे, वो आप लोगों के सिखाए थे। आप लोग उनको फॉलो करें। और इसके साथ साथ आज मैं आप लोगों को द वेरी फर्स्ट पॉइंट कि जब आप CSS में स्टडिंग करते हैं और स्टडिंग के बाद आप एवोल्यूशन की तरफ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे ग्रुप 3 वाले हैं, सुपर बैच वाले, और जो जो बिगनर्स नहीं हैं, वो अपने स्टडी को एवोल्यूशन के हद तक कैसे लेके जाएंगे। आप स्टडी कर रहे हैं, आपने प्रिपरेशन की, आप प्रिपरेशन के बाद आप एवोल्यूशन की तरफ कैसे जाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग प्रिपरेशन आप नॉलेज को गेन करते हैं, ड्यूरिंग स्टडी आप नॉलेज को गेन करते हैं। उस नॉलेज को असेस करना, उस नॉलेज की इंट्रोस्पेक्शन करना और उस नॉलेज में ये देखना कि सही है या नहीं, ये एवोल्यूशन होता है। ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स के लिए। अनफॉर्चुनेटली जो मेरी असेसमेंट है, जो मैंने चीज़ों को देखा है, उसमें स्टूडेंट्स, वो CSS एस्पायरेंट्स जितनी भी मैंने देखे है, वो इस चीज़ को बिल्कुल लाइट लेते हैं। वो जिस तरह BS का एग्जाम होता है उसी तरह तैयारी करते हैं। वो फिर एवोल्यूशन की तरफ नहीं जाते, वो सिर्फ स्टडिंग करते हैं या रीडिंग करते हैं, प्रिपरेशन ही नहीं करते। अगर प्रिपरेशन करते भी है तो एक प्रॉपर एवोल्यूशन ही नहीं करते कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को मैंने एक अप्रोच सिखाई थी, जो मैंने मेथोडोलॉजी की क्लास में भी आप लोगों को समझाया है, वो है पावर अप्रोच। पावर अप्रोच का मतलब ये है कि आप P का मतलब है प्रिपेयर करें अपने आप को। कोई भी टॉपिक है, उसके डिफरेंट डायमेंशंस, उसके डिफरेंट सेगमेंट्स को प्रिपेयर करें। P मीन्स प्रिपेयर योरसेल्फ। O मीन्स ऑर्गेनाइज करें। आपके पास जितने भी प्रिपेयर्ड मटेरियल है, जो डिफरेंट डायमेंशंस, जो डिफरेंट सेगमेंट्स आपने प्रिपेयर किए हैं, उनको ऑर्गेनाइज करें एक अच्छे तरीके से। अगर आप उनको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद W आता है जिसको राइट कहते हैं, POW, उसको राइट करना। आई रिपीट, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज P, प्रिपेयर योर सेल्फ। जितनी भी आपका पॉइंट्स है आपके टॉपिक के ऊपर, आपके टॉपिक के बारे में जितनी भी सेगमेंटेशन आ रहे हैं, उन सारे सेगमेंटेशन को एक एक कैटेगोरिकली तैयार करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लाइमेट चेंज पे है और क्लाइमेट चेंज के डिफरेंट सेगमेंट्स है, तो आप क्लाइमेट चेंज है क्या, व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इज क्लाइमेट चेंज अ मिथ और नॉट, या इज क्लाइमेट चेंज अ मिथ और रियलिटी, और इसके साथ क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स, क्लाइमेट चेंज के सोल्यूशन, फिर क्लाइमेट चेंज किस तरह इकोनॉमी को डिस्टर्ब करे। वो डिफरेंट डायमेंशंस है, डिफरेंट सेगमेंट्स है, डिफरेंट पार्ट्स है, उनको आप तैयार करें सेपरेटली। तो इसको कहते हैं प्रिपेयर योरसेल्फ। फिर इस प्रिपरेशन में आपको ऑर्गेनाइज करने का मतलब है कि क्लाइमेट चेंज के जितने पॉइंट्स मैंने बता दिए, उनको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करें, लॉजिकली, सही हायरार्की के साथ आप लोग इसको ऑर्गेनाइज करें। फिर उसके बाद राइट नोट्स बनाएं, राइट लिखे। ये ऐसे में भी मैं स्टूडेंट्स को समझाता हूँ, ऐसे में भी यही टेक्निक आउटलाइन में और ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपने कर दी है। फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेप है, यहाँ तक तो आपने नॉलेज गेन किया। जो थर्ड स्टेप है, E&R, एवोल्वेट करें। किसी भी अच्छे मेंटोर, अच्छे टीचर से एवोल्वेट करें। एंड देन R मीन्स रिव्यू ले। अगर आप लोग पावर अप्रोच अपने प्रिपरेशन में सही तरह से अप्लाई करते हैं तो CSS में आपका इशू नहीं है, क्योंकि CSS में सिर्फ आपके पास 3 चीजें होती है, POW, प्रिपेयर किया अपने आप को, ऑर्गेनाइज किया अपने नॉलेज को, एंड लिख लिया। वो रिव्यू एंड एवोल्यूशन वहां पे FPC वाले करते हैं। अगर आप ज्यादा मॉक्स में इस पावर अप्रोच के बेस पे असेसमेंट एवोल्यूशन करते हैं, तो आप लोग जो CSS है उसमें आपका स्कोर अच्छा आएगा। एंड कंसिडर your CSS exam is just like a mock, and consider your mock exam is just like CSS। क्योंकि अगर आप मॉक्स को सही तरह से तैयार करते हैं तो आपका CSS का जो पेपर है वो अच्छे तरीके से सॉल्व होगा और आप मैक्सिमम स्कोर लेंगे। सो यहाँ पे मैंने आप लोगों को 2 चीज़ें समझा दी अभी तक। द वेरी फर्स्ट वन, किस तरह आपने नॉलेज से, किस तरह आपने स्टडी से, किस तरह आप प्रिपरेशन से एवोल्यूशन की तरफ जाओगे, और अपने पावर अप्रोच को किस तरीके से क्या करना है, अप्लाई करना है। अभी जो सेकेंड स्टेप है जो मैंने आप लोगों को आज समझाना है, वो है पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स। जितनी भी मैंने पेपर्स चेक किए हैं अभी तक, और जो मैंने स्टूडेंट्स के लूप होल्स देखे हैं, स्टूडेंट्स मैक्सिमम स्कोर नहीं ले सकते। स्टूडेंट्स के पास ये मतलब ये कमी है
कि उसको पता ही नहीं है नंबर गेम क्या होता है, पॉइंट गेम क्या होता है, मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट को कौन से एंगल से कवर करना है, मैंने कंपलसरी में क्या करना है, मैंने ऐसे में क्या करना है, मैंने पेपर को अप्लाइड कैसे करना है, और मैंने थीरीज को कैसे अप्लाई करना है, और जनरल स्टडी में क्या चीज़ चाहिए, क्रिमिनोलॉजी में क्या चाहिए, आपका रीजनल लैंग्वेज का पेपर है, फिर आप क्या करोगे, इस्लामियात में कौन से जार्गन्स यूज़ करोगे, कौन से रेफरेंसेस यूज़ करोगे, करंट अफेयर्स में एनालिसिस कैसे होगा, पाकिस्तान अफेयर्स में मैप्स कैसे ड्रा करोगे, एवरीडे साइंस में रूल ऑफ 5 कैसे फॉलो करोगे, एवरीडे साइंस में मैकेनिज्म क्या होता है, मैथ्स का पोर्शन कैसे करोगे, एमसीक्यूज कैसे आपने सॉल्व करने हैं, और विद इन 35 मिनट क्वेश्चन को कैसे वाइंड अप करना है, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, कंटेंट मैनेजमेंट क्या होता है, स्कीमेटिक ऑफ द क्वेश्चन क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ द क्वेश्चन क्या होता है, कंक्लूजन ऑफ द क्वेश्चन क्या होता है, आप लोगों को समझ ही नहीं आ रही। और जब इन चीज़ों की समझ नहीं तो आप लोग कैसे मैक्सिमम स्कोर लेंगे। मैंने बहुत सारे डीएमसीज देखे मेरे स्टूडेंट्स के 640, 630, 615, 620, नो, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स मेरे ऐसे भी है जो 670 तक गए और अनफॉर्चुनेटली ऐसी की वजह से उनकी लोकेशन नहीं हुई, और जिनकी लोकेशन हुई है 640, 645 पे है, उनको इंटरव्यू ने भेज दिया है। तो आप लोगों ने ये समझना है कि मैक्सिमम स्कोर कैसे लेना है। नंबर लेने होते हैं, नंबर देने नहीं होते एग्जामिनर ने। तो इसके लिए मैंने एक फार्मूला बनाया है जिसको कहते हैं 16 प्रिंसिपल्स, 16 उसूल आप लोग फॉलो करेंगे। इन 16 उसूल को, रूल्स को फॉलो करने से आप मैक्सिमम स्कोर ले सकते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज टाइटल ऑफ द क्वेश्चन। द वेरी फर्स्ट वन इज टाइटल ऑफ द क्वेश्चन। हमेशा के लिए जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसका टाइटल जरूर दे। टाइटल क्या होता है? टाइटल इज प्रीसी ऑफ द क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नए नए होते हैं वो पूरा क्वेश्चन दोबारा लिखते हैं, ये बेवकूफ़ी है। कभी भी क्वेश्चन पूरा दोबारा ना लेके क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर देके उसका टाइटल दो। टाइटल मीन्स उस क्वेश्चन को प्रिसाइज करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जामिनर पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान हैज बीन फेसिंग सिवियर इकोनॉमिक क्राइसिस since last 2 decades, it is because of bad governance and weak democracy. Give ways out to address the economic crisis. तो आपके पूरे क्वेश्चन का समरी यही है कि economic crisis in Pakistan due to bad governance and its ways out. तो आप bad governance की वजह से economic crisis और ways out देने, तो ये title of the question है, precis of the question. अगर इस्लामियात में वो पूछ रहा है ज़कात से क्या मुराद है, ज़कात के मसारिफ बयान करे, और ज़कात की वजह से आजकल के मुआशी मसाइल का हल कैसे मुमकिन है, तो पूरा सवाल ना लेके ज़कात लेके इसके मसारिफ और मुआशी मसाइल का हल ज़कात के ज़रिए, ये आपका टाइटल बन गया। सो टाइटल ऑफ द क्वेश्चन इज टू मच इम्पॉर्टेंट, और जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं वो टाइटल ज़रूर देते हैं। और आप लोगों को मैं सजेशन दूँ कि टाइटल आपने पहले पेज पे, फर्स्ट पेज पे टाइटल देके उसको अंडरलाइन करना है। टाइटल के बाद द सेकेंड स्टेप इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो होता है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन में बैकग्राउंड लिखते हैं, लेकिन नो, बैकग्राउंड नहीं लिखना। बैकग्राउंड आप लिखोगे तो डिस्टर्ब जाओगे। बैकग्राउंड इज समथिंग एल्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इंट्रोड्यूस करो अपने आप को, और मैं आपको कहूं कि माय नेम इज रफीउल्लाह, I hail from district Karak, I did BS in that subject, that's all. लेकिन मैं अगर कहूँ पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, 4 सूबों में एक नॉर्दर्न एरिया की है, नॉर्दर्न एरिया में हमारे पास जीबी है, सदरन में हमारे पास केपी है, और केपी में बहुत सारे एरियाज है। फाटा के साथ एक नज़दीक एरिया है जिसका नाम है करक, और मैं वहाँ पे था। मेरे दादा थे और दादा का मैं पोता हूँ, और मेरा नाम रफ़ीउल्लाह है। तो ये तो मेरी इंट्रोडक्शन ही नहीं हुई ना। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन में बहुत स्पेसिफिक चीज़ें लिखते हैं, जिस तरह कि मैं कहूँ कि मैंने बीएस किया है और मैंने इतने सब्जेक्ट्स लिए हैं और इस सब्जेक्ट में मेरी इतनी जीपीए आई थी और ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। नो, ये भी इंट्रोडक्शन में नहीं लिखने। इंट्रोडक्शन में 3 रूल्स फॉलो करो हमेशा के लिए। नंबर 1, इंट्रोडक्शन जनरल होना चाहिए, स्पेसिफिक ना जाए। जनरली आप कॉज एज इफेक्ट, पेस्ट अप्रोच पे लगाए, नील अप्रोच जो मैंने समझाया था उस पे लगाए। और इंट्रोडक्शन जनरल के बाद अबाउट द क्वेश्चन होना चाहिए। एंड द थर्ड रूल इज इंट्रोडक्शन शुड डिपिक्ट द होल समरी ऑफ द क्वेश्चन। ये मैंने दूसरा रूल, दूसरा प्रिंसिपल बताया। और इस प्रिंसिपल के बाद मैंने आप लोगों को ये भी समझाना है कि इंट्रोडक्शन के एंड पे आप लोग जरूर कोई कोटेशन
कोई बेंचमार्क कनेक्ट करे। ये जो फर्स्ट पेज है, लेट्स सपोज ये आपका फर्स्ट पेज है, इस पूरे फर्स्ट पेज में यहाँ पे टाइटल आना चाहिए, टाइटल के साथ यहाँ पे प्रीएम्बल आना चाहिए, और रूल ऑफ 3 के बुनियाद पे, जो मैंने अभी रूल ऑफ 3 समझा दिया, उसके बेस पे आप इंट्रोडक्शन लिखो और एंड पे यहाँ पे कनेक्ट करो किसी कोड को, किसी बेंचमार्क को, किसी रेफरेंस को, किसी बुक को, किसी फैक्ट को, ताकि ये पूरा फर्स्ट पेज जो है ये आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द क्वेश्चन अच्छे तरीके से कवर हो। और इस पूरे फर्स्ट पेज में मैंने आपको 2 रूल्स बताए। नंबर 1 आपका रूल है टाइटल, सेकंड वन इज प्रीएम्बल बेस्ड ऑन रूल ऑफ 3, एंड एंड पे आप लोगों ने कोटेशन जरूर देना है या बेंचमार्क लगाना। ये फर्स्ट पेज है। अभी मैंने आपको रूल नंबर 3 समझाना है। रूल नंबर 3 ये है, प्रिंसिपल नंबर 3 ये है, जिसको कहते हैं स्कीमेटिक ऑफ द क्वेश्चन। स्कीमेटिक ऑफ द क्वेश्चन में आपने एक कंपाउंड फ्लो चार्ट ड्रा करनी है, एक स्कीमेटिक ड्रा करना है, एक मैप ड्रा करना है, एक डायग्राम ड्रा करना है, एक फ्लो चार्ट ड्रा करना है, वो जो कि पूरे सवाल की समरी दे। फॉर एग्जाम्पल ये आपका फर्स्ट पेज है जिसमें आपने टाइटल, इंट्रो, एंड, यहाँ पे आपने कोई रूल ऑफ 3 के बेस पे इंट्रो लेके कोई बेंचमार्क इसके साथ कनेक्ट किया है। लेकिन ये वाला जो पेज है, ये वाला, इस पेज पे आपने पूरा स्कीमेटिक ड्रा करना है कि ये आपकी क्लाइमेट चेंज है, ये काजेज है, ये इफेक्ट है, यहाँ पे 2-3 सोल्यूशन भी आप लिख ले, लेकिन स्कीमेटिक फॉर्म में लिखे, डायग्राम के फॉर्म में लिखे, और आखिरी 2-3 लाइनों में उसको एक्सप्लेन भी करे। इसको कहते हैं स्कीमेटिक ऑफ द क्वेश्चन। द सेकंड पेज ऑफ द क्वेश्चन इज स्कीमेटिक ऑफ द क्वेश्चन, एंड स्कीमेटिक ऑफ द क्वेश्चन ही आपकी यूनिकनेस है, जो कि दूसरे स्टूडेंट शायद ना भी दे। फिर उसके बाद आ जाता है रूल नंबर 3 के बाद रूल नंबर 4, ये हो गया, और इसके बाद है रूल नंबर 5। समझे बात को। स्कीमेटिक के बाद होता है सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन। सब्जेक्ट क्या होता है? हमेशा के लिए समझे कि जो क्वेश्चन में पूछता है उस क्वेश्चन की डिफिनीशन, उस क्वेश्चन में बैकग्राउंड, उस क्वेश्चन की हिस्ट्री, उस क्वेश्चन का स्टेटिस्टिक आप किस चीज में देते हैं? सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन में देते हैं। आपका फर्स्ट पेज ये इंट्रो हो गया, सेकंड में आपका क्या हो गया? स्कीमेटिक। अभी इस थर्ड पेज पे आप लोगों ने, इस पूरे थर्ड पेज पे या तो उस सब्जेक्ट, ये जो क्वेश्चन में जो पूछ रहे हैं उसकी डिफिनीशन लेके, या इसकी हिस्ट्री दो, या इसका स्टेटिस्टिक दो, या इसका बैकग्राउंड दो, या कहीं पे फैक्ट्स एंड फिगर दो, और कहीं पे इसके साथ लिंक करो किसी थिंक टैंक के साथ। इस पेज में आप डायरेक्टली सब्जेक्ट देते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो आपने डायरेक्ट प्रोज एंड कॉन्स तो नहीं बताने ना, आपने पहले ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करना है या उसके कुछ एस्पेक्ट्स देने हैं। अगर मैं आपको कहूँ रोल ऑफ डेमोक्रेसी इन नेशन बिल्डिंग, तो आपने डेमोक्रेसी को पहले डिफाइन करना है ना, फिर नेशन बिल्डिंग में उसका क्या रोल है वो बताना है, या फिर आपने नेक्सस बताना है बिटवीन डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ या नेशन बिल्डिंग। तो फिर वो जो नेक्सस है, वो जो हिस्ट्री है, वो जो कोरिलेशन है, वो जो बैकग्राउंड है, वो जो डिफिनीशन है, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। और ये फर्स्ट 3 पेजेस पे आप जरूर काम करें। इसको कहते हैं अरेस्टिंग टेक्निक। आप एग्जामिनर को अरेस्ट करते हैं कि मुझे मार्क्स ज्यादा दो, और जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं इन फर्स्ट 3 पेजेस पे जरूर काम करते हैं। आई रिपीट, टाइटल, सेकेंडली प्रीएम्बल, थर्ड वन रूल ऑफ 3 के बेस पे इंट्रो लेके बेंचमार्क के साथ कनेक्ट करना, फोर्थ वन आपकी स्कीमेटिक ऑफ द क्वेश्चन, एंड द फिफ्थ वन इज सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन। यहां तक हमने अरेस्टिंग टेक्निक समझ लिया। अभी हम आते हैं क्वेश्चन पे। हमेशा के लिए जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को समझते हैं, और मेरा मानना है कि जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को समझते हैं वो 50% मार्क्स ले सकते हैं। क्वेश्चन को डायसेक्ट कैसे करना है, क्वेश्चन को डायसेक्ट करके डिफरेंट टॉपिक सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, और डिफरेंट टॉपिक सेंटेंसेस के बेस पे वेटेज दे के सब हेडिंग्स कैसे बनाने हैं, और उन सब हेडिंग्स पे स्टेरिक अप्रोच अप्लाई करना, 1 to लोअर स्टेरिक अप्रोच अप्लाई करना, हेडिंग्स को मैच्योर बनाना, हेडिंग्स को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाना, और हेडिंग्स को ऐसे बनाना ताकि एग्जामिनर हेडिंग को देख के आपको मार्क्स दे, और उन हेडिंग के बेस पे आप नंबर गेम को कैसे बढ़ाएंगे, एंड हेडिंग के बेस पे आप पॉइंट गेम को कैसे इंप्रूव करोगे, ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा। इस वीडियो में जो भी चीजें मैंने समझाई आप लोग अप्लाई करें, और ग्रे स्ट्रक्चर वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं ग्रे स्ट्रक्चर समझाता हूँ वो जरूर इसको फॉलो करें, मैक्सिमम स्कोर वो ले सकते हैं। तो अभी जितनी भी मैंने चीजें समझाई, ये मैंने जो 5 रूल्स है वो
आपको तकरीबन समझा दिए 5 प्रिंसिपल। नेक्स्ट 5 मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, वो आप लोग पे ज़रूर देखे और जो मैं समझा रहा हूँ उसको आप लोगों ने ज़रूर फॉलो करना है। थैंक यू।